गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम कक्षा 10वीं हिंदी बी कोर्स पाठ्य पुस्तक संचयन से जो पहली कहानी है हरियर काका, जिसके लेखक है मिथिलेश्वर, कंटिन्यू इस कहानी को करते हैं। पेज नंबर 6 से पेज नंबर 6 निकाल लीजिए कि हरियर देर तक महन जी की बातें सुनते रहे। महन जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। यानी महन जी इस प्रकार से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि मानो हरियर की मन में वो बातें बस रही और हरियर को भी सुनने के लिए अच्छा लग रहा था, क्योंकि कभी कभी उन्हें लगता था कि ठीक ही तो कह रहे हैं महन जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी। यानी हरियर काका भी उसी सोच में डूब गए कि इतना सारा 15 बीघे खेत का माल मैं रात दिन मेहनत करके उनको देता हूँ, फिर भी वो मुझे पूछते नहीं हैं, मेरी खातिरदारी नहीं करते, मुझे खाना तक नहीं देते। तो अगर मैं ना दूँ तो वो क्या हालत करेगी मेरी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। यानी सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा ले। लेकिन यह सोचते हुए भी हरियर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। यानी इतना सारा चिकनी चुपड़ी बातें महंत ने बताई और हरियर काका भी उसकी बातों में डूब गए थे। वो सोच में पड़ गए थे कि सचमुच अगर भाइयों को देकर कोई फ़ायदा नहीं, अगर मैं भगवान के नाम कर दूंगा तो शायद जीते जी जो कुछ मैंने पाप किए थे, मेरे हाथों में जो पाप हुए थे, कि मुझे पुण्य मिल जाएगा, यह वो सोचते थे। तो हरियर काका का, परंतु फिर भी इतना सारी बातें महन की सुनकर भी हरियर काका ने कभी उन्हें पॉजिटिव आंसर नहीं दिया। उनका मुंह कभी खुला नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर बारी में देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। यानी कोई भी सबसे पहले अपनी जायदाद का वारिस अगर अपना कोई ना हो तो सबसे पहले वो खून का रिश्ता ढूंढता है। तो उसी प्रकार से उन्हें महंत ने इतनी चिकड़ी चौकड़ी बातें बताने के बावजूद भी वह उसकी बातों में नहीं आए और उन्हें वही लगा कि मैं आखिर मेरे भाइयों की ही अपनी जायदाद दूंगा। अभी देखो सेकंड पैसेज पर। अपनी बात समाप्त कर महन जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरियर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महन जी की अनुभवी आंखों से छिप न रह सके। यानी हरियर काका ये सब सुन रहे थे। आखिर महन की बातें समाप्त हो गई, परंतु फिर भी हरियर काका ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। परंतु ये जो महन थे, ये महन बड़ा चालाक आदमी था, ये 100 जनों के साथ रहने वाला था। इसने हरियर काका के आंखों में देखा और उसकी जो अनुभवी आंखें थी वो पहचान गई कि शायद हरियर काका के मन में कुछ न कुछ चल रहा है। अपनी सफलता पर महन जी को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि अभी हरियर काका अपना जो निर्णय है वो बदल देंगे। उन्होंने सही जगह पर वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। इस प्रकार से अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों में लाकर बाद में अपने सेवकों को बुलाकर हरियर काका के आराम के लिए उन्होंने पलंग पर बिस्तर लगाने के लिए कहा। फिर तो महन जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय सेवकों ने हरियर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। यानी हरियर काका चाहते नहीं थे कि मेरी इतना स्वागत करो, क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी। फिर भी उनका स्वागत करके उन्हें उस पलंग पर लिटाया गया तो उन्हें बहुत अजीब सा लगा। और महन जी, उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरियर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरियर काका को महन जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बारी में चहल पहल शुरू हो गई थी। यानी इस प्रकार से उन्होंने आराम के साथ साथ भोजन की भी तैयारी कर ली। और जब गांव वाले लोगों को पता चला कि भाई महंत हरियर काका को ठाकुर बारी लेकर गया है, तो सारे गांव में चर्चा होने लगी कि महंत का उद्देश्य बुरा ही है, वो कभी भला किसी का सोचेगा नहीं। आगे देखते हैं, हम तीसरे पैसेज की ओर चलते हैं कि इधर शाम को हरियर काका के भाई जब खलियान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला।
पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। यानी हरिहर के भाइयों को ये बात मालूम नहीं थी। उन्हें पता था कि भाई हरिहर की देखभाल अपनी जो पत्नी है बहुत अच्छी तरह से करती होगी, जब परंतु ये बात जब पूरे गांव में फैल गई और जब वह घर आए और घर आते ही उन्होंने देखा कि इस प्रकार की दुर्घटना उनके घर में हो चुकी है, तो वो उनके पत्नियों पर बहुत बरसे, यानी उन्हें बहुत डांटा फटकारा। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महन जी ने हरिहर काका को क्या समझाया है कि इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। यानी वो कुछ सोच भी नहीं सकते थे तीनों भाई कि भाई गांव में क्या चालू है, गांव के लोग क्या सोच रहे हैं। और वह हरिहर काका को महन पकड़ के लेके गया है, महन बुला कर लेके गया, तो पता नहीं महन तो उसको क्या क्या बता रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए लोगों को मिल जाती है। मालूम है आपको कि इस प्रकार से जो एक खेल होता है कि पहले के कान में जो बातें कही जाती है और आखिरी में 25वें व्यक्ति को अगर वो बात पूछी तो कुछ अलग ही बात निकलती है। यानी होता रहता क्या है और उसका नतीजा निकलता क्या है, ऐसे लोगों की कानाफूसी यानी बातें रहती है गांव में। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महन जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहाँ रहने दो, बीमारी से उठाए, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। और इस प्रकार से जैसे ही शाम होती है उसके तीनों भाई चले जाते हैं कि भाई अपन शाम के वक्त हरिहर को लेकर आएंगे। परंतु जब वो लेने जाते हैं तो बीच में ये महंत टांग अड़ा देता है और कहता है कि उसकी हालत तो देखो, बोले वो बीमारी से अभी उठा है और उसके साथ जो कुछ सुलूक आपके परिवार वालों ने किया वो बिल्कुल ख़राब है, इसलिए उनका मन अशांत है। तो उसे अगर ईश्वर के दरबार में आप रहने दोगे कुछ क्षणों के लिए तो शायद उन्हें शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर से चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या होगा। अंत भाइयों को निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ा। और इस प्रकार से सबका वही आग्रह था, महंत का, उसके साधु संतों का, अनुयायियों का, गाँव वाले लोगों का। उनके भाई को बता रहे थे कि भाई एक वक्त यहाँ पर शाम तक यहाँ रात भर ठाकुरबाड़ी में इनको रहने दो, बोले क्या फ़र्क पड़ेगा बोले। तो वैसे ही निराश होकर उनके भाइयों को लौटना पड़ा। अभी चलते हैं पेज नंबर 7 पर। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए तो मिष्टान और व्यंजन मिले। अभी मिष्टान, ये जो है मिष्टान, ये जो शब्द है ये समास का है ना। तो मिष्टान अर्थात मीठा अन्न, यानी ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महन जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। और इस प्रकार से शाम को उनके लिए अच्छा मीठा अन्न बनाया गया। उसमें घी टपकते मालपुए थे, रस बनिया थे, लड्डू, छेने, तरकारी, दही, खीर और स्वयं पुजारी जी उन्हें परोस रहे थे और महन जी उनके साथ धर्म चर्चा की बातें बता रहे थे ताकि उनके मन को शांति मिले। और इस प्रकार से सुख शांति और संतोष उन्होंने कभी अपने परिवार में अपने परिवार के साथ नहीं पाया था। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके क्योंकि उन्हें ये चिंता लगने लगी थी कि पता नहीं महंत उन्हें क्या उसकी चिकनी चिकड़ी बातों में बहका रहा होगा। भाई आशंका उनके मन को मतती रही। 15 बीघे खेत, इस गावी की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर कहाँ वह कहीं के नहीं रहेंगी। यानी उन्हें आशंका लगने लगी, जो भविष्य में जो आशंका होती है कि भाई काका के पास 15 बीघे खेत है, गांव की उपजाऊ ज़मीन है ना, यानी फर्टिलाइज ज़मीन है और उनके पास 2 लाख से भी अधिक संपत्ति थी। तो ये कहीं हाथ से ना निकल जाए, कहीं महन को ना दे दे। सुबह तड़के तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुँचे। हरिहर काका के पाँव पकड़ रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीजा, दिल पसीजना यानी दया आना, ये यहाँ पर वाक्य प्रयोग है।
वह पुनः वापस घर लौटे। और इस प्रकार से फिर सुबह होते ही हरिहर काका के जो भाई है रात भर सोए नहीं थे, वो फटाक से वहाँ पर ठाकुर बाड़ी में गए, उसके पाँव पखारे, उनके पाँव पकड़ने लगे और अपनी गलतियों पत्नियों से जो गलती हुई उस गलती की माफ़ी मांगी। और फिर ये सब देखकर हरिहर काका को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो उनके भाई थे, एक बड़ा था, बाकी 3 छोटे थे। उन्हें अच्छा नहीं लगा और फिर उन्हें समझ में आ गया कि इनको अभी गलती का एहसास हो रहा है और वो उनका दिल पसीज गया, अंदर उनके माया उमड़ आई और उनके आँखों में भी आंसू आ गए और वो पुनः घर वापस लौट गए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार थे। सिर आंखों पर उठाना यानी अच्छी खातिरदारी करना। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। देखो अभी किस प्रकार से पूर्ण घरों के परिवार के सदस्य बिल्कुल बदल चुके थे। और ये सब देखकर हरिहर काका आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें अचरज होने लगा, है ना। ये जो उनकी पत्नियां थी भाइयों की, वो उनके पैर पकड़ने लगी और अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने लगी, क्षमा याचना मांगने लगी। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसे खातिर किसी के यहाँ मेहमानों की भी नहीं होती। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार होने लगे। हरिहर काका को जो चाहिए वो खाने में सुबह और शाम होने लगा। 5 महिलाएं उनकी सेवा के लिए मुस्तैद होती थी, यानी तैयार रहना, मुस्तैद होना यानी तैयार रहना। यानी 5 घर की जो लेडीज़ थी वो हरिहर काका की बहुत सेवा करती थी। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते, यानी तीनों भाई की पत्नियां और 2 बहुएं, ऐसे 5 वो स्त्रियां थी और हरिहर काका दालान में पड़े रहते थे। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर हो जाती। वे समझ गए थे कि ये सब महन जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महन जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ रहे थे। यानी देखो यहाँ पर ये सब हरिहर काका के घर में ये जो बदलाव हो गया, सबके दिल जो बदल गए, तो इसका श्रेय वो किनको देते थे, महंत को देते थे कि आज महंत की वजह से उनकी इतनी उनके घर में इज्जत हो रही है, आवभगत हो रही है ना। इस प्रकार से वो महंत जी का आदर करने लगे और उनके प्रति उनके मन के अंदर श्रद्धा निर्माण होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी कि कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पहले के अगर हम जो बात कहते हैं और 25वें विद्यार्थी को अगर हमने वो बात पूछी तो वो कुछ अलग ही जवाब देता है, यानी उसके कानों में कुछ अलग ही सुनाई देता है। यानी वो जो शब्द होता है वो पहले, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस प्रकार से पूरे गांव में हरिहर काका के बारे में कुछ ना कुछ अलग अलग बातें होने लगी। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है ना। यानी लोग कहते क्या थे और उसका 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 ऐसी बातें पूरे गांव में फैलने लगी। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं रहती। यानी जो कुछ देखा लोगों ने हरिहर काका के घर में कि उन्होंने झन से थाली फेंकी और उसके बाद फिर महंत उन्हें पकड़ के लेके गया, फिर उसके बाद हरिहर काका के भाई उन्हें वापस घर लौटा कर लेकर आए, तो ये सब बातें बढ़ा चढ़ा के सारे गांव में फैल गई थी। अच्छी तीखा मीठ मसाला लगा कर, न तो गांव के लोगों से महन जी ने ही कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। यानी न महंत ने गांव में कुछ बताया था, ना हरिहर काका ने या हरिहर काका के भाइयों ने, लेकिन लोगों ने जो देखा वो सब कुछ गाँव में फैला दिया। फिर तो गाँव का बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं। और फिर इतनी बातें होने लगी गांव में, इतनी बातें कि पूछो नहीं, क्योंकि पुराने ज़माने में कुछ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था। तो फिर लोग क्या करते थे कि यहाँ वहाँ खड़े होकर इकट्ठा जगह पर जमा होकर एक ही बात की चर्चा करते रहते थे। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनती रहती है। और इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना था। यानी देखो यहाँ पर किस प्रकार के लोग होने लगे कि कुछ लोगों को क्या लगता था, यानी ठाकुर बाड़ी के फेवर में जो लोग थे उनको कि भाई ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे क्या होगा कि उनकी कीर्ति हो जाएगी, उनकी प्रशंसा होने लगेगी पूरे गांव में और इससे उनका सारा जीवन उत्तम हो जाएगा। परंतु इसके विपरीत कुछ लोग, हम चलते हैं पेज नंबर 8 पर, की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी
होगी। यानी इस प्रकार से दूसरे लोग यानी पूर्ण गांव में दो तरह के गट हो गए थे, यानी दो दो तरह के विभाग हो गए थे। एक तो हरिहर काका के भाइयों के फेवर वाला और दूसरा ठाकुर बारी के महंत के फेवर वाला। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। अभी लोगों को तो अच्छी बात मिल गई थी, चटकदार बात, जो हर रोज़ सुबह हो शाम हो सोते वक्त यही बातें चलती रहती थी, है ना। तो कोई मौन तो नहीं रखेगा, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि अभी दो लोग कितने वर्ग में बढ़ गए थे, दो वर्ग में बढ़ गए थे, क्योंकि ये बातें ही ऐसी हो रही थी कि हरिहर काका की जायदाद किसके नाम की जाए। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी, यानी उनकी दोनों की बैठक भी होने लगी और दोनों के वर्गों के लोगों में आपस में झगड़े होने लगे कि जायदाद किसे देनी चाहिए। एक वर्ग लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दें, तब यह ठाकुरबारी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबारी होगी बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबारी नहीं कर सकेगी। तो कुछ लोग हरिहर को चाहते थे कि उन्होंने ठाकुरबारी को ये ज़मीन दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर ठाकुरबारी को ये ज़मीन दे दी तो ये हमारे इलाके की सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा, सबसे बड़ी ठाकुरबारी हो जाएगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबारी से जुड़े हैं। यानी ये लोग कैसे होते हैं, जो ठाकुरबारी के बारे में सोचते थे कि यह जायदाद देनी चाहिए, वो बिल्कुल धार्मिक संस्कारी लोग थे। असल में सुबह शाम ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटरों किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुट जाते हैं। यानी ये लोग तो सही बात कह रहे थे कि भाई ठाकुरबारी के नाम ज़मीन कर देनी चाहिए, परंतु वहाँ के कुछ जो समिति थी, उस समिति में जो साधु संत लोग थे वो मात्र कैसे थे, कुछ पेटू किस्म के थे, जो कटर चटर किस्म के थे, जो सिर्फ दोनों टाइम खाना खाते थे, फोकट का खाना, जो कि मन्नत में जो ठाकुरबारी में अनाज वहाँ पर जमा किया जाता था। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं और ये इसी के फेवर में थे। वो दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं। और जो दूसरा वर्ग था कौन सा था, हरिहर काका के भाइयों के फेवर वाला जो किसान वर्ग था, वो मेहनती था और जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते, यानी मेहनती लोग। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और कुछ लोग घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। और इस प्रकार से वातावरण बिल्कुल एकदम तंग हो गया था कि पता नहीं कब क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं था, परंतु बस एक राह देख रहे थे, इंतज़ार में थे, प्रतीक्षा में थे कि ऐसा कुछ घटने वाला है जो जिससे हरिहर काका का कुछ सर्वनाश तो नहीं होगा या कुछ अघटित घटना तो नहीं होगी। तो बेटा ये जो हमने ये जो पैसेज पढ़ा ना, फर्स्ट वाला 8 पेज नंबर पर, इसमें ना क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर ये जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, हाँ, कि हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे, है ना। तो हम चलते हैं फिर से पेज नंबर 8 पर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ से दो वर्गों में बंटने लगे थे, लाइन चौथी जो है यहाँ से लेकर ये 6 का आंसर है। तो ये पूर्ण पैसेज यहाँ तक। तो हम अपनी तरफ से भी आंसर निकाल सकते हैं अपने राय में कि हरिहर काका के मामले में गांव वालों की अलग अलग राय थी। एक तरफ चटोर किस्म के लोग थे जो सुबह शाम प्रसाद के बहाने ठाकुरबारी से जुड़े थे और वहाँ पर वो भोजन करते थे। वे लोग महंत और साधु संतों को खुश रखना चाहते थे और इसलिए हरिहर काका की ज़मीन ठाकुरबारी के नाम लिखाने की वो हिमायत करते थे, है ना। यानी ज़बरदस्ती कर रहे थे कि वे तुम ठाकुरबारी के नाम ये जायदाद कर दो। तो दूसरी तरफ गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग थे, वे किसान थे, है ना। वो कौन थे, किसान थे और जानते थे कि किसान के लिए ज़मीन का क्या महत्व है। वे लोग चाहते थे कि काका को अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि इधर भावी आशंकाओं को मद्देनज़र रखते हुए
हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें, उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। और उसी सिलसिले में मैं जब बीच में गाँव आया था, बोले लेखक तो हरिहर काका से मेरी मुलाकात हो गई थी। तो हरिहर काका ने लेखक को सब बताया था कि उनके पास जो जायदाद है, तो उस जायदाद का कोई वारिस नहीं है, और इसीलिए गांव में दो वर्ग बट गए हैं, एक ठाकुरबाड़ी का और एक मेरे परिवार वालों का। तो ये लेखक को बताने के बाद लेखक ने उन्हें हरिहर काका को बहुत कुछ समझाया, कुछ उदाहरण दिए अपने गांव वालों के, और फिर हरिहर काका ने तय किया कि जीते जी मैं अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को नहीं बनाऊंगा, चाहे वो अपना भाई या मंदिर का महंत क्यों ना हो। यानी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी जायदाद अभी किसी को नहीं दूंगा। हमें अपने गांव और इलाके के भी कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारी या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते जैसा जीवन हो गया था, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है। और इस प्रकार से लेखक के समझाने पे हरिहर काका अगर अनपढ़ भी रहे, लेकिन उन्हें अनुभव आया कि भैया किस प्रकार से मेरी जायदाद के लिए ये दोनों तरफ से लड़ रहे हैं। और इस प्रकार से लेखक ने उन्हें ये भी बताया कि भाई अपने जो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों ने इसी प्रकार से अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारी को दे दी, अपने सगे संबंधियों को दे दी। तो बाद में पहले तो उनके साथ अच्छा जीवन उन्होंने बिताया, परंतु बाद में उनका जीवन कुत्ते की तरह बनाया था। और ये सोचकर, ये सब सुनकर फिर हरिहर काका ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं अगर अनपढ़ व्यक्ति भी हूँ, परंतु मैं मेरे निर्णय में, मेरे अनुभव में मैं बदलाव लाऊंगा कि मैं मर जाऊंगा पर अपने भाइयों के नाम जायदाद नहीं करूँगा। भाइयों ने उन्हें ज़बरदस्ती भी की, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे मरने के बाद तो तुम्हें ही जायदाद मिलने वाली है। अभी ये जो हमारा लास्ट सेकंड पेज नंबर 8 का जो पैसेज है, इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है। तो देखो क्वेश्चन उसमें है कि जो 4th वाला क्वेश्चन है, इसमें